भारत एक विशाल लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जहां संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। और हमारे भारत के संविधान में भारत को संकटकालीन स्थिति से उबारने के लिए, बचाने के लिए उपबंध किए गए हैं संविधान के अंदर, जिसे हम आपातकालीन उपबंध या इमरजेंसी कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंधों या इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर चर्चा करेंगे, जो सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सबों से यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस आए सामान्य अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो सहज रूप से आप तक पहुंच सके। इसलिए हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। आइए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपात उपबंध के बारे में। तो हमारे संविधान में भाग 18 के तहत, भाग 18 आप लोग को मालूम है कि हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट है। 18वें भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड उपबंध दिए गए हैं। संविधान जो हमारा है वो एक संघात्मक संविधान है। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और शासन के जितने भी विषय भी होते हैं ना, उसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। लेकिन जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगाया जाता है, उस समय संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द फेडरल टू यूनिटरी, है ना। और संघात्मक और एकात्मक से तात्पर्य यह है कि अब राज्य सूची पर नॉर्मली राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है ना। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं और संघ सूची पर कानून केवल केंद्र बना सकता है, संघ बना सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य सूची पर भी और समवर्ती सूची पर केवल केंद्र के पास अधिकार होता है, संघ के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगती है ना, वो संकट काल में ही लगता है और इस काल में जो हमारा संविधान है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। जो भी हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये मौलिक अधिकार इमरजेंसी के समय आपातकाल में स्थगित कर दी जाती है और राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां जो है वो इमरजेंसी में प्राप्त हो जाती है। जो आपातकालीन जब स्थिति आती है तो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि होती है। अब हम लोग ये जाने कि इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी की जो चर्चा की गई है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। 3 कैटेगरी में एक को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, नेशनल इमरजेंसी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है, जिसकी चर्चा 352 अनुच्छेद में की गई है नेशनल इमरजेंसी की। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है और कब यह इमरजेंसी लगाया जाता है। दूसरे टाइप में है राज्य आपातकाल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 356, जब राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे हम लोग राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, जब राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह आर्टिकल 356 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। और तीसरे कैटेगरी में हम लोग वित्तीय आपात को रखते हैं। वित्तीय आपात की स्थिति
फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। हालांकि यह आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, और यह आपात तब लगाया जाता है जब भारत का वित्तीय साख या स्थायित्व जो है वो खतरे में पड़ जाती है, तब वित्तीय आपात लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 3 कैटेगरी है इमरजेंसी का। एक तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, दूसरा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। हम लोग 3 कैटेगरी में पूरे आपात स्थिति को बताने का प्रयास किए हैं, जो आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखें नेशनल इमरजेंसी, जिसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 352 में की गई है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, आपात की घोषणा करने की अनुमति देता है, अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से पर, भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से पर संकट आए, है ना, तब आर्टिकल 352 के तहत आपात लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में संघ का मंत्रिमंडल, इस बात पर ध्यान देंगे कि संघ का मंत्रिमंडल यह विनिश्चय करेगा कि आर्टिकल 352 के अधीन उस घोषणा जारी की जाए और इसकी सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप में दी जाएगी। हालांकि 1975 के इमरजेंसी से पहले ये नियम नहीं था, रातों रात ये नियम बनाया गया कि कैबिनेट जो है वो डिसीजन ले लेगा और इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे देगा, और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में 2 साल के लिए इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी, जो कि एक काला अध्याय है ना। इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इमरजेंसी जो 1975 में लगा था उसमें यह नियम बना था कि संघ का मंत्रिमंडल जो है वो डिसीजन ले लेगा राष्ट्रीय आपात लगाने का, देन इसकी लिखित सूचना वो राष्ट्रपति को भेजेगा। हाँ, 20 जून 1978 को 44वें संविधान संशोधन में, जो उसमें पहले क्या था, जो सशस्त्र विद्रोह था ना, उसके बदले आभ्यंतरिक अशांति, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश के अंदर अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसके बारे में लिखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह, आभ्यंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन को जोड़ दिया गया, है ना। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। ऑब्वियस है, युद्ध के समय, पहला युद्ध तो जब चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था, उस समय भारत पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, जब बांग्लादेश एक नया देश बना था, जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगाया गया था, वो भी एक नेशनल इमरजेंसी था, राष्ट्रीय आपात था, है ना। तो हम लोग ये बात समझ गए कि अभी तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। नेशनल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह यह इमरजेंसी यानी तो पूरे भारत में लगा दे, उसमें पूरा भारत का क्षेत्र शामिल हो, या कोई भी निर्दिष्ट बात, कोई एक हिस्सा अगर लगे राष्ट्रपति को इस हिस्से में आपात स्थिति लगाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति सिर्फ उस हिस्से में, इसको विनिर्दिष्ट भाग कहते हैं, वहां तक वो सीमित रख सकता है आपात को, इमरजेंसी को, है ना। ये जो नेशनल इमरजेंसी जब लगता है प्रारंभ में, तो सिर्फ 1 महीने तक यह रह सकता है, 1 मंथ के लिए, है ना, लगाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी प्रारंभ में, है ना। अगर उसको बढ़ाना है तब संसद के दोनों सदनों में संकल्प पारित होगा,
दोनों सदनों में संकल्प पारित होगा और यह संकल्प जो पारित होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से नहीं, दो की जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए, देन संकल्प पारित होगा। और जितने भी सदस्य हैं उनका 50% + 1 भी होना चाहिए। इसी प्रक्रिया को विशेष बहुमत कहते हैं। तो अगर संकल्प पारित हो जाए दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा, तो इसे 6 माह तक इसको विस्तारित किया जा सकता। लगेगा पहले 1 महीने के लिए, फिर इसे संकल्प के द्वारा दोनों सदनों में अगर पारित हो जाता है वह संकल्प, तो 6 महीने तक विस्तारित किया जाता है। अगर फिर भी सरकार को लगे कि 6 महीने से अधिक की जरूरत है, अभी नेशनल इमरजेंसी की रहना चाहिए, भारत की अस्मिता के लिए यह जरूरी है, तो 6 माह खत्म होने से पहले फिर से संकल्प पारित होगा दोनों सदनों में, और विशेष बहुमत से जब पारित होगा तो फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय आपात की स्थिति असीमित समय के लिए हो सकती है ना। ये निर्भर करता है किस पर, सदन के, दोनों सदन जो है पार्लियामेंट के, उच्च सदन और निम्न सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में संकल्प पारित करना होगा। लेकिन अगर वापस लाना है, मतलब अब राष्ट्रपति शासन को, सॉरी, इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है, तो इसके लिए सिर्फ लोकसभा में साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। क्लियर है यह बात? चलिए अब हम लोग आगे देखें, इसका क्या संवैधानिक प्रभाव है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो संसद को, पार्लियामेंट को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। हालांकि नॉर्मली राज्य सूची का कानून राज्य विधानमंडल बनाती है, लेकिन इस इमरजेंसी के समय राज्य विधानमंडल को यह अधिकार समाप्त हो जाता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, ये नॉर्मली होता है कि अगर संसद सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकती है ना। जैसा राज्य में राज्यपाल अध्यादेश करके, जारी करके कानून बना सकता है, लेकिन राज्य सूची पर भी कानून जो है यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके बना सकता है। अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो, मतलब संसद सत्र की बात हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है कि वे अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करें। मतलब सेंटर पूरी तरह से हावी रहता है स्टेट पर, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश देगी कि तुम इस ढंग से एग्जीक्यूटिव बॉडी के पावर को इस ढंग से तुम वेस्ट करोगे, इस ढंग से तुम लागू करोगे, है ना। यहाँ पे केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। आर्टिकल 19 जो है मौलिक अधिकार में, उसमें वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार इस समय में स्थगित हो जाता, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आर्टिकल 32, जिसे अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी इमरजेंसी के समय में इसको स्थगित कर दिया जाता है ना। अब आगे हम लोग देखें राज्य आपातकाल के बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जिसको नॉर्मली हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो राज्यों पर लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल का, स्टेट इमरजेंसी की चर्चा की गई है कि किस तरह से किसी राज्य पर हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, मतलब किसे अधिकार है, ये सारे बातों की चर्चा आर्टिकल 356 में है। अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्यपाल प्रतिवेदन दे राष्ट्रपति को कि इस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो पूरी तरह से फेल्यूर हो चुका है,
और इसका अनुमोदन करे राष्ट्रपति शासन के लिए, राष्ट्रपति को कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, या सरकार के सभी अथवा करेगा तो राष्ट्रपति शासन वहां लगा देगा। राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर? राज्यपाल के अनुशंसा पर। और एक उद्घोषणा के द्वारा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के द्वारा जो राज्य सरकार है उसके सभी कृत्य या कुछ खास कृत्य ये भी कर सकता है कि चलिए ये काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना काम जो है ये केंद्र सरकार अपने अंडर में ले रही है ना, कृत्य ले सकता है। राज्यपाल या राज्य विधानमंडल या अन्य प्राधिकार में निहित शक्तियां भी केंद्र ले सकता है। मतलब यहां भी अब केंद्र की शक्ति मजबूत हो जाएगी। हालांकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत ही पद ग्रहण करता, इसलिए अब राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएगी। राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ऐसे उपबंध कर सकता है जो उद्घोषणा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अब राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति शासन लगाता है किसी भी स्टेट पर, तो उसको पूरा करने के लिए, उद्घोषणा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो कोई भी उपबंध बना सकता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़े। आर्टिकल 356 में राज्य सरकार और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति में विहित कर दी जाती है। राज्य एवं राज्यपाल, चूंकि राज्य के कार्यपालिका का हेड राज्यपाल है और विधानमंडल जो है वो बहुत पावरफुल होता है राज्यों में, तो राज्य सरकार की सारी शक्तियां और राज्यपाल की भी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। संविधान के उन उपबंधों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया भी गया है तो उन उपबंधों को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया जा सकता जो उच्च न्यायालय से संबंधित हो, जो उच्च न्यायालय से या न्याय व्यवस्था से संबंधित हो, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो कभी भी जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, जब राज्यपाल इसकी अनुशंसा करेगा कि यहाँ संवैधानिक संकट की स्थिति है राज्य में, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तब प्रारंभ में यह 2 महीने के लिए लगाया जाता है, और अगर इसको बढ़ाना है तो 2 महीने समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन के द्वारा संकल्प पारित करके इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो 1 साल तक तो इस प्रक्रिया से बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक विस्तारित कर सकते हैं, है ना। लेकिन 1 वर्ष से अधिक विस्तार तब हो सकता है जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो या चुनाव आयोग यह कह दे कि इस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इस राज्य में अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तब इस जो टाइम पीरियड है राष्ट्रपति शासन का उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो 1951 में लगाया गया था, 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक, और यह राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में लगा है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में 10 बार लग चुका है, यूपी में। इसके अलावा मणिपुर में भी 10 बार लग चुका है, मणिपुर में भी 10 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अधिक दिनों तक अगर हम बात करेंगे ना कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक दिन तक कहां लगा, तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, है ना, तो उस समय सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे अधिक बार लगाया गया है यूपी में, है ना, यूपी में 10 बार लगाया गया है, बिहार में 9 बार लगाया गया है, केरल, पंजाब, मणिपुर और मणिपुर ने ओडिशा वगैरह में 8 बार लग चुका है। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन का दिन जो था वो तो जम्मू एंड कश्मीर में था। ये बात आप जान गए हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जाने कि राष्ट्रपति शासन के घोषणा को न्यायालय में
चुनौती दी जा सकती है। मतलब आर्टिकल 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में, तो उस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। अब एक वाद है सुप्रीम कोर्ट में, SR बोम्मई वर्सेस भारत संघवाद 1994। यह वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे राष्ट्रपति शासन को लेकर। पहला तो राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल का लिखित अनुमोदन बहुत जरूरी है। राज्यपाल लिखित अनुमोदन करेगा राष्ट्रपति को कि इस राज्य में संवैधानिक संकट है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा। पंथ निरपेक्षता का अगर के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है उस राज्य में, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है धारा 356 के तहत। विपक्षी पार्टी वाले राज्य सरकारों को एक साथ इसका दुरुपयोग सरकार ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब भी लगता है तो मंत्रिमंडल, जो संघ मंत्रिमंडल है, वो अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। तो जो सत्ता की पार्टी, जिस पार्टी की सत्ता है संघ में, वो पार्टी डोमिनेंट हो और इसका नाजायज फायदा ना उठाए, इसलिए यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन विपक्षी पार्टी का शासन अगर 5 राज्य में है, तो 5 राज्यों में आप राष्ट्रपति शासन एक साथ नहीं लगा सकते, है ना। चेक एंड बैलेंस करने की यह नीति होती है ना, आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग एक साथ नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग चीज है। आप राष्ट्रपति शासन और वहां का विधानसभा भंग करने का अध्यादेश एक बार में जारी नहीं कर सकते, है ना। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था SR बोम्मई और वर्सेस भारत संघ। अब हम लोग तीसरा कैटेगरी के इमरजेंसी पर आते हैं, जिसे वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा गया है। और यह वित्तीय स्थायित्व या साख पर अगर कोई खतरा भारत सरकार के या भारत संघ के वित्तीय स्थायित्व या उसके क्रेडिट पर अगर कोई संकट उत्पन्न हो रहा है, तो आर्टिकल 360 के तहत देश में वित्तीय आपात की स्थिति लगाई जा सकती है। और राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद का, पार्लियामेंट का अनुमोदन बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही राज्य का वित्त विधेयक पारित होगा। कोई भी राज्य अगर अपना वित्त विधेयक, क्योंकि अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसलिए कोई भी राज्य अपना वित्त विधेयक अगर पारित कर भी देता है, उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर, हालांकि नॉर्मली राज्यपाल का सिग्नेचर होता है, लेकिन वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। और राष्ट्रपति राज्य में धन विधेयक में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। चलिए, अभी तक वित्तीय आपात जो है, आप जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन 138 बार लग चुका है हमारे देश में। और अगर हम बात करें वित्तीय आपात की, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात हमारे देश में नहीं लगी है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में, और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कंसेप्ट के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आप जीएस क्रिएट नहीं करते हैं, आप मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए भी आप जीएस तो क्रिएट करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। और जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कोई सलाह हो तो आप लोग मैसेज में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।